नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल वाली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। कल लास्ट क्लास में मैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में बता रहा था, जो अभी हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये अध्यक्ष बनता कैसे है, कार्यकारी बोर्ड क्या होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कार्यकारी बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, WHO का पूरा जो फंडा चलता है, किस तरीके से WHO काम करता है, उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए इस क्लास को, लास्ट तक आराम से हम लोग बताएंगे जाके पूरा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग अन्य खबरों से शुरू करेंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे वो जो कल वाला पोर्शन था। अच्छा, आपसे एक और कल की बात पूछी जाए तो जैसे कल एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है, ठीक है। कल मैंने आतंकवाद विरोधी दिवस पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी यानी लिट्टे जो संगठन था, उसने तमिलनाडु के पोरबंटूर में रैली के दौरान बम विस्फोट से क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उन्हीं के उसी से क्या मनाया जा रहा था, आपका आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा था, जिसके बारे में कल बताया था। तो कल ही ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है। अब बात आती है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो कहाँ पर शुरू की गई है, कब शुरू की गई है, किसने शुरू की गई है, ये किससे जुड़ी हुई है। तो देखो साहब, ये 21 मई 2020 को शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये संबंधित किससे है, किसानों से है क्या इसके अंतर्गत, तो किसानों को खेती के आधार पर या खेत के क्षेत्र के आधार पर उनको डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी, ये इसके अंतर्गत प्रावधान है। तो चलते हैं देखते हैं। तो क्या है, अगर हमसे समय पूछे कि ये योजना कब शुभारंभ हुई, तो 21 मई 2020 को हुई। शुभारंभ करता कौन है, आरंभकर्ता कौन है, तो भूपेश सिंह बघेल। ये क्या है, तो ये CM है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। तो पहला प्रश्न आपका बना कि अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू की गई, 21 मई सन 2020 को। जब ये टाइम पुराना हो जाएगा, अगली साल पूछेगा तो केवल सन पूछेगा। इसको किसने शुरू किया, तो भूपेश सिंह बघेल है। भूपेश सिंह बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका संबंध किससे है, तो संबंध है किसानों से। और किसानों के लिए इसके अंतर्गत क्या चीज है, तो कह सकते हैं खेती के क्षेत्र के आधार पर डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। ये इसके अंतर्गत प्रावधान है। पहला 21 मई को शुरू हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने शुरू किया, किसानों से संबंधित है और खेती के क्षेत्र के आधार पर किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पूछ लेगा कितने रुपए का प्रावधान है, तो साहब 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5700 करोड़ रुपए का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है, जो 4 किस्तों में दिया जाएगा और 19 लाख किसानों को दिया जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है
कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कितने रुपए का प्रावधान है, तो 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये कितनी किस्तों में होगा? 4 किस्तों में होगा। कितने लाख किसान लाभान्वित होंगे इससे? तो 19 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ हम लोगों से कह सकते हैं कि 21 मई को 1500 करोड़ 18,34,834 किसानों को पहली किस्त भेज दी गई है। ये चीज है। तो एक बार पुनः जानते हैं हम लोग पूरी बातें। जैसे पूछेगा अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू हुई? तो 21 मई को। किसने शुरू की? तो भूपेश सिंह बघेल ने। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। किससे संबंधित है ये योजना? किसानों से है। इसके अंतर्गत किस चीज से संबंधित है? खेती के क्षेत्र के आधार पर किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। कितने रुपए का प्रावधान है इसमें? 5700 करोड़ का है। कितनी किस्तों में मिलेगा? 4 किस्तों में। कितने किसानों को मिलेगा ये लाभ? तो 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पहली किस्त कितने रुपए की भेजी गई? 1500 करोड़ की। कितने किसानों को भेजी गई? 18,34,834 किसानों को ये पहली किस्त 21 मई को भेज दी गई है। अच्छा, हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रश्न बनाना चाहें तो जैसे कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग किससे हुआ? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा। सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, सन 2000। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा क्या छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? तो आप कह सकते हैं सोनभद्र सीमा बनाता है। सोनभद्र जो जिला है यूपी का, वो आपका क्या बनाता है? सीमा बनाता है, जिसमें अभी हाल ही में आपको सोने के भंडार मिले थे, वही है ये सोनभद्र की सीमा। 4 जिलों से, राज्यों से लगती हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यूपी की सबसे ज्यादा जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती हैं, 11 जिले से। चलिए फिर चलते हैं अगली खबर की ओर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एक और दिवस की, जैसे कल दिवस भी आपने पढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कल आपने पढ़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहली बार 21 मई को मनाया गया था। वैसे ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इस बारे में कल चर्चा हुई थी। हम लोग पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भाई बात जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसमें हम लोग पूरा जान के चलेंगे। जैव विविधता दिवस क्या है, जैव विविधता क्या है, काफी अच्छे से बताना का प्रयास करूंगा। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते कब है? तो आपका ये 22 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 20 दिसंबर सन 2000 को 20 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि 22 मई को हम लोग प्रतिवर्ष मनाया करेंगे। सन 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये चीजें अब पूछ लेगा जैसे 2020 की थीम क्या है? तो थीम है हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलते एक बार, तो आपसे जैसे हम पूछ लेगा समय क्या है? तो 22 मई को मनाते हैं। प्रारंभ कब से हुआ ये मानना?
तो कह सकते हैं कि 20 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि 22 मई को मनाएंगे 22 मई को मनाया जाएगा। इस बात का प्रस्ताव आपका पारित हुआ। ठीक है, ये चीजें तो ऐसे कह सकते हैं कि सन 2000 में प्रस्ताव आया था, तो 2001 में आपका पहली बार ये एक और कहानी यहाँ से आ जाती है कि 2010 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपका 2010 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो देखो ये कई एक बार प्रश्न आया है कि निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये आपका सन 2010 को। अच्छा, आपसे 2020 की थीम पूछ ले तो 2020 की थीम क्या है? तो हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। ये अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलिए एक बार जानते हैं सभी फैक्ट। पहला है भैया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते। कब मनाते? 22 मई को। ये कब से शुरू हुआ मनना? तो 20 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि प्रतिवर्ष ये 20 मई को मनाया जाया करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया? तो कह सकते हैं सन 2010 को किया। सन 2020 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है या विषय है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। यानी हमारे जो समाधान है वो सब क्या है? प्रकृति में ही। अब हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता जो है क्या, उसका महत्व क्या है, इस दिवस को मनाने का महत्व क्या है, उसको कैसे आप बचा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। तो चलिए साहब, ठीक है, अब हम चलते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इसके जैव विविधता दिवस के उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या है कि प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में जो उद्देश्य है उसके प्रति जागरूकता फैलाना। तो कह सकते हैं पर्यावरण या प्रकृति पर्यावरण कह दीजिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। यानी इस दिवस को मनाने का भाई उद्देश्य यही है कि सब लोग इसके प्रति जागरूक हों कि हमारा जो पर्यावरण, हमारी जो प्रकृति है उसमें जैव विविधता के द्वारा संतुलन बना रहता है। अब हम बात करते हैं
जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? बायोडायवर्सिटी। देखो, वैसे तो अगर यूं किताबी भाषा का है तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रकृति में तमाम जीवों की जो प्रजातियां हैं उनमें जो विभिन्नता है वही क्या है? जैव विविधता है। यानी कह सकते हैं प्रकृति में जीवों की विभिन्न जीवों की प्रजातियों के मध्य की विभिन्नताएं ही क्या है? आपकी बायोडायवर्सिटी है। ठीक है। अच्छा, होता इससे क्या है? तो खाद्य संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है, ये चीज है। तो अभी मैं और सरल से समझाता हूं उसको। क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? तो पर्यावरण या प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में जो जैव विविधता का रोल है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रकृति में जीवों की तमाम जो प्रजातियां हैं उनके मध्य जो विभिन्नता है वो विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। इसके द्वारा होता क्या है? तो खाद्य संतुलन बना रहता है। इसे और सरल भाषा में समझिए। जैसे हम लोग जानते हैं एक कोई शहर है, मोहल्ला है या गांव, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि घर होता है और दुकानदार होता है, साथ ही बड़ा दुकानदार भी होता है। अच्छा भैया, इन सबके मध्य किस तरीके से मेल मिलाप रहता है? देखो, यहाँ से कोई भी कमाने वाला पैसा जो सदस्य है, जैसे मान के चलिए इस घर में पिताजी, वो बच्चों को पैसा देंगे और बच्चे पैसा लेके जाएंगे इसके पास, और फिर इसका जब सामान बिक जाएगा तो ये इसके पास जाएगा। यानी पिताजी ने बच्चों को पैसे दिए, बच्चा दुकान पर गया, दुकानदार अन्य बड़े दुकानदार के पास गया, फिर वो आपका पहुंचा फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले को कच्चा माल चाहिए तो फिर किसानों के पास आया या सेवा के लिए पैसा मिला। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि पूरा एक सिस्टम चलता है। अगर यहाँ से बच्चे को पैसा ना मिले तो वो इसके पास नहीं जाने का, और अगर इसके पास ही नहीं आएगा, इसकी सेल नहीं चलेगी, तो ये भी काम नहीं होने का। ये चीजें अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रकृति का भी यही एक सिस्टम है। तो प्रकृति में क्या है, कुछ इस तरीके से मामला चल रहा होता है भैया। यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हैं कि अपने पास ऊर्जा की आवश्यकता है प्रत्येक प्राणी को, और ये ऊर्जा उत्पादन कौन करता है? तो आपके पेड़ पौधे करते हैं। यानी उत्पादक ऊर्जा करते हैं पेड़ पौधे। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अच्छा, इन उत्पादकों से ऊर्जा पहुंचती है कहाँ? उपभोक्ताओं के पास। और जब ये उपभोक्ता भी डेड होते हैं तो इनके शरीर को सड़ा गला के खत्म कर देता है कौन? अपघटक कर देते हैं। आप कह सकते हैं सबसे पहले ऊर्जा कहाँ थी? सूर्य। यानी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? सूर्य। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए ऊर्जा कहाँ आई? पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों से कहाँ पहुंची? उपभोक्ताओं में।
जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। और उसके बाद ये कहाँ पहुंची, जब ये भी डेथ हुए तो अपघटकों में, और अपघटकों ने फिर से इसे कहाँ ला दिया, ऐसे कह सकते हैं फिर से वो प्रकृति में ही पहुंच गई। तो पूरा चक्र चलता है। अब आपने देखा हो तो ये तो एक सिस्टम सा चल गया। हाँ साहब, इस तरीके से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। बात आती है इन लोगों के मध्य जो एक संतुलन बना हुआ है कि अगर पेड़ पौधों की संख्या इतनी हो तभी इनको ऊर्जा अच्छे से मिल पाएगी, या इनकी संख्या कम हो तभी ये लोग जी पाएंगे। तो इनके मध्य जो डिफरेंस है वही क्या है, विभिन्नताएं। अगर हम लोग बात ये कहें कि पेड़ पौधों की संख्या अभी ज़्यादा होनी चाहिए प्रकृति में, अगर ये कम हो गई तो काम नहीं चलेगा। तो आप समझ चुके हैं कि प्रकृति में जीवों के मध्य एक तरीके से जो विभिन्नता है वही क्या है, जैव विविधता है। अगर ये पेड़ पौधे अभी ज़्यादा हैं, अभी यहाँ ज़्यादा हैं, मान के चलो ये ग्राफ क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अब क्या हुआ, जो अपघटक है वो ज़्यादा हो गए, उपभोक्ता जो हैं वो उनसे कम हो गए, और कह सकते हैं कि जो उत्पादक है वो सबसे कम हो गए। अच्छा भैया आप बताइए, घर में एक परिवार में कमाने वाले लोग ज़्यादा हो, खाने वाले यदि कम हो, तो वो परिवार आसानी से चलेगा, अच्छे से चलेगा, खुशहाल होगा वो तो ठीक है। और अगर बाई चांस कमाने वाले बहुत कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ खुशहाली नहीं होगी। वही सेम सिस्टम यहाँ पर है कि प्रकृति में उत्पादन करने वाले ज़्यादा होना चाहिए, उपभोक्ता कम होना चाहिए, और अपघटकों की संख्या और कम होना चाहिए, यानी डिफरेंट होना चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए। और यही विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, जैव विविधता। ऐसा होना चाहिए। तो हमें इसकी आवश्यकता है, न कि इसकी। अब इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा, तो जॉन बैप्टिस्ट फ्यूरियर करके एक साइंटिस्ट हुए, इकोलॉजिस्ट हुए, उनके बारे में ये कथन दिया गया। अब देखो, इसको बचाने के लिए, यानी जैव विविधता संरक्षण, जब हम लोगों को पता चला कि नहीं वाकई एकदम करेक्ट बात है कि अगर उत्पादक ज़्यादा रहेंगे तो उपभोक्ताओं को ऊर्जा अच्छे से मिलती रहेगी और अपघटक की संख्या कम होनी चाहिए। तो इस जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को संरक्षण यानी बचाने की बात की गई। तो कई एक बार पूछता है कि जैव विविधता संरक्षण की विधियां बताओ। तो इसके संरक्षण की दो विधियां हैं, एक ex situ कंजर्वेशन और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं परास्थानिक स्थानीय संरक्षण, और इसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। हालांकि ईवीएस पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से और डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। तो आप कह सकते हैं कि जैव विविधता को बचाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, तो दो विधियां हैं, परास्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण। देखो ये दोनों हैं क्या, इसके बारे में बस जानिए। जैसे प्रकृति में जो जीव हैं आराम से रह रहे हैं, जंगली जानवर है, अब इसको बचाने के दो तरीके हैं कि एक तो वो जहाँ रह रहा है उसको वहीं के वहीं प्रोटेक्ट कर दो, संरक्षण कर दो, जिससे वो प्रकृति में उसका अस्तित्व बना रहे। शेर है, बाघ है, घड़ियाल है, तो उनको क्या किया, जहाँ है वहीं पे व्यवस्था कर दी जिससे उन्हें बाहरी किसी जीव जंतु से हानि न पहुंचे। तो जो जीव जहाँ है मतलब उसी के स्थान पर अगर आपने संरक्षण दे दिया तो वो आपका कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत आपके राष्ट्रीय पार्क, बायोलॉजिकल जो रिजर्व सेंटर है, नेशनल पार्क वगैरह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो सब इसमें आती है। यानी कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, राष्ट्रीय पार्क।
आपको पता है राष्ट्रीय पार्क क्यों बनाए गए? क्योंकि पता है कि जीवों का प्रकृति में होना बेहद आवश्यक है, तो वो जहां थे वहीं प्रोटेक्ट किया या दूर से लाए और वहां छोड़ दिया एक तरीके से, तो आराम से जैसे पहले रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे और उनका संरक्षण भी है, जिससे वो बने रहेंगे प्रकृति में। परास्थाने में क्या होता है, कोई जीव प्रकृति में खत्म ही होने वाला है, तो उसका जीन एंथर्स वगैरह निकाल के लैब में रख लिया, जिससे हम लोग आगे उस जैसी नई प्रजातियां बना सकें। ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत आता है, जीन कल्चर वगैरह कह सकते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। हर्बेरियम वगैरह है एक तरीके से, जिसमें हम लोग उसका डीएनए वगैरह सेपरेट रख के बनाते हैं। तो एक बार पुनः ये सब चीजें हो जाएं। पहला, कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस? 22 मई को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का जो महत्व है उसके प्रति लोगों को जागरूक होने के लिए मनाते हैं। 20 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मनाने के लिए घोषणा की गई कि 22 मई को मनाया जाएगा। और अभी हाल ही में जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में। ठीक है साहब। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में होना इनका आवश्यक है, जैव विविधता का विशेष महत्व है, क्योंकि जैव विविधता की ही वजह से पूरी संतुलन बना हुआ है, एक दूसरे को ऊर्जा मिल पा रही है। अगर ऐसा है सिस्टम तब तो आप है, और नहीं तो अगर ऐसा सिस्टम हो गया जिस दिन, उसी दिन कह दे विनाश निश्चित है। तो ये चीजें, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं एक और खबर पे, लास्ट खबर जिसका आपको इंतजार भी था। तो कल आपने देखो भाई, अब हम लोग बात करने वाले, कल आपने इतनी बात कर ली थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद हैं, वर्तमान कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो उनको अभी हाल ही में WHO की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, क्या था? डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके बारे में काफी कुछ आप लोगों ने जान लिया था, जैसे कल वाली बात है, केवल बोल के बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ये चांदनी चौक, दिल्ली चांदनी चौक लोकसभा से सांसद हैं बीजेपी के। अभी हाल ही में क्या बने हैं? तो WHO की कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष चुने गए, कार्यकारी बोर्ड कह सकते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। अब ये कार्यकारी बोर्ड क्या होता है उस पर सब पे बात करते हैं, और इनकी कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कैसे ये पहुंचे, इन्होंने स्थान किसका लिया, वो हम लोग बात करते हैं। जैसे भैया हम लोग WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो जो WHO है इसके बारे में सब आपको पता है। स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वो सब बातें नहीं। इसका अगर मैं संचालन की बात करूं कि WHO का संचालन कैसे होता है, कैसे WHO काम करता है, तो WHO के संचालन के लिए थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, ये पूरा WHO का संचालन, WHO का संचालन। अच्छा, जो WHO के संचालन की अगर मैं बात करूं तो WHO के संचालन के लिए 2 तरीके की प्रणालियां हैं। एक तो है WHO सभा कह सकते हैं, WHO स्वास्थ्य सभा, एक ये प्रणाली है, और दूसरा है कार्यकारी बोर्ड। पहला आपसे कोई पूछे कि WHO जो संस्था है उसको चलाने के लिए कैसे कैसे काम होता है, तो कह सकते हैं कि WHO में
एक आपकी स्वास्थ्य सभा होती है और एक आपका कार्यकारी बोर्ड होता है। अच्छा, इसमें साहब आपके 194 सदस्य होते हैं और इसमें आपके 34 सदस्य होते हैं। ये क्या करती है, आप कह सकते हैं ये निर्देश देती है। ये जो संस्था है वो निर्देश देती है और इसका मतलब है सलाह देना, सभा द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि WHO में बड़ी संस्था कौन सी है, तो जो स्वास्थ्य सभा है वो बड़ी है। इसमें 94 सदस्य होते हैं और ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र वाले सभी सदस्य होते हैं। ये करती क्या है, तो ये निर्देश देती है किनको, कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हों। अब कार्यकारी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, 34 सदस्य होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो समय समय पर इनको जब सलाह की जरूरत पड़े वो देना और सभा द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराना इनका काम होता है। अच्छा, इनके हम सदस्यों के चुनाव की अगर मैं बात कर लूं, तो इनके सदस्यों का चुनाव जो होता है वो सभा के सदस्यों द्वारा होता है। यानी कह सकते हैं कि ये WHO स्वास्थ्य सभा के जो सदस्य होते हैं वो कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को चुनते हैं। इनका ये कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है, तो 3 साल का होता है। कितने का, 3 साल का आपका कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्यकारी बोर्ड में जो अध्यक्ष होता है उसका चयन कैसे होता है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का चयन, तो देखो WHO की जो स्वास्थ्य सभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं उन्हें 6 रीजन्स में बांटा जाता है। यानी स्वास्थ्य सभा के सदस्यों को 6 क्षेत्रीय रीजन में बांटते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि जो स्वास्थ्य सभा के जो लोग हैं उन्हें 6 क्षेत्रीय रीजनों में बांटते हैं। अमेरिकी रीजन है, यूरोपीय रीजन है, प्रशांत रीजन है, भूमध्य रीजन है, पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया रीजन है। ऐसे करके 6 रीजन में बांटा जाता है और इन 6 रीजन में से किसी ना किसी रीजन का नंबर वाइज, जैसे इस बार दक्षिण पूर्व एशिया का बना है तो अगली बार किसी और का बनेगा, फिर और का बनेगा, तो ऐसे क्रम से चलता रहता है। तो पहले हम लोग रीजन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं आपके। तो जैसे एक है, तो एक तो दक्षिण पूर्व एशिया रीजन है, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन। दूसरा है यूरोपीय रीजन। उसके बाद है अफ्रीका रीजन। उसके बाद है अमेरिका रीजन। पश्चिमी प्रशांत रीजन। पश्चिमी प्रशांत रीजन कितना होगा, 3 2 5 एक और लास्ट। पश्चिमी प्रशांत रीजन, दक्षिण यूरोपीय रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आया कि जो स्वास्थ्य सभा के जो लोग थे उस स्वास्थ्य सभा के लोगों को 6 क्षेत्रीय रीजन में बांटा और कह सकते हैं कि इन 6 क्षेत्रीय रीजनों में
से हम लोगों को पता चला कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक बन जाएगा, आपका हर एक साल के लिए कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना जाएगा। आप इस तरह स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आगे चला। ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट हो गया। चलते हैं। तो आपने क्या देखा अभी कि जो स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड है, तो स्वास्थ्य सभा में 194 सदस्य, इसमें 34 सदस्य, ये सदस्य इसके द्वारा चुने जाते हैं, 3 साल इनका कार्यकाल होता है। और WHO में जो कार्यकारी बोर्ड का जो चयन होता है, बोर्ड के अध्यक्ष का जो चयन होता है, तो वो कैसे होता है कि जो स्वास्थ्य सभा है उसके सदस्यों को 6 रीजन्स में बांटते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, पश्चिमी प्रशांत रीजन और पूर्वी भूमध्य रीजन करके इन रीजनों में बांट लेते हैं। और फिर इनमें से किसी एक रीजन का सदस्य मतलब एक साल के लिए उसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल की अगर मैं बात कर लूं, कार्यकाल की बात कर लूं तो 1 वर्ष के लिए होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन की। तो देखो साहब, अभी हाल ही में 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक हुई थी। कौन सी? 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक भूमध्य, यहाँ लगे भूमध्य, WHO। हम कह सकते हैं कि WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अभी हाल ही में बैठक हुई थी। और ये वैसे बैठक आपकी जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही होती है। इस बार क्या था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और इस बैठक में WHO के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। यानी 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक कहाँ हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुई। किसके जरिए हुई? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें क्या हुआ कि ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन है, दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन से डॉक्टर हर्षवर्धन को, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन से मांग उठी कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। अगर प्रश्न ये बन जाए आपका कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव किसने, कौन से रीजन ने दिया, और अगर ऑप्शन आपके ये हैं दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, पश्चिमी प्रशांत रीजन, तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन ने ये प्रस्ताव दिया इनको बनाए जाने का। ये कब दिया? तो 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में ये आपका रीजन दिया गया। और फिर ये अब बन गए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। तो इन्होंने किसी का स्थान भी लिया होगा, तो उस पर भी हम लोग बात जैसे करते हैं, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, हिरोकी नाकातानी, और ये कहाँ से है? जापान से। तो एक ये भी प्रश्न आपका बन जाएगा। देखो अब मैं सभी प्रश्न आपको बता देता हूँ एक बार में। पहला, अभी हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का। ये कहाँ से हैं? जापान से। इनको बनाए जाने का प्रस्ताव किस समय रीजन ने दिया? दक्षिण पूर्व एशिया रीजन में। कार्यकारी बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसमें कितने रीजन होते हैं? तो आपके 6 रीजन होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 34 सदस्य होते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा में कितने सदस्य होते हैं? 194 सदस्य होते हैं।
विश्व स्वास्थ्य सभा की अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई थी? 73वीं बैठक हुई थी। किसके जरिए ये हुई? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इनके सदस्यों को, कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। बाद बाकी मैं आप लोगों के लिए बेहद मेहनत करता ही रहता हूँ, तो आप भी शेयर कर दीजिए, पूरा देखा करिए वीडियो। जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए करिए। बच्चों के पास पहले मैंने स्टार्टिंग में सेंड किए वीडियो, तो अब वो आज भी आस करते हैं कि मैं हर वीडियो सेंड करूँगा, तो ऐसा नहीं है, सबको रोज सेंड नहीं कर पाते। आप सब्सक्राइब करके बेल को ओपन कर ले, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा लोगों के पास सेंड नहीं करना, केवल जो पढ़ने वाला है उसी के पास मेरा वीडियो आप सेंड करें, शेयर करें। बाद बाकी आप देखें, नोट्स बनाएं। कोई डाउट है मुझे आप मैसेज करें, व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ अपना। बाद बाकी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक, जय माता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।